चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको समझाऊंगा मोटी रस्सी और पतली रस्सी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, रेडी सब लोग? चलो तो बनाया जाए। ठीक है। अच्छा, अब इसे कहते हैं टक्कर। ठीक है, मोटी रस्सी से जब पतली रस्सी पे कोई भी वेव जाती है तो बेसिकली जो जॉइंट है ये वहां पे टकरा रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से जो है इस प्रोसेस को शुरू किया जाए। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स टॉपिक हमारा चल रहा है। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इट गिव्स राइज टू अ स्टैंडिंग वेव, है ना। स्टैंडिंग वेव क्या है वो आपको कुछ ही क्लासेस के अंदर समझ में आ जाएगा। अक्सर क्या होता है बच्चों, कई बार क्या होता है, एक पतली रस्सी रखी होती है एंड उसके जस्ट बाद एक मोटी रस्सी यहाँ रखी होती है ऐसे। ठीक है, पहले पतली रस्सी एंड देन फिर उसके बाद एक मोटी रस्सी, यूं। ठीक है, इस तरीके से रस्सियां रखी होती हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने यहाँ एक वेव प्रोड्यूस की। ठीक है, अब इस वेव की इस जगह पे स्पीड जो है वो v है ना, या v1 है। तो इस जगह पे इसकी स्पीड क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी होगी या हमें फाइंड आउट करना होगा। इस जगह की टेंशन कुछ ना कुछ अलग होगी, इस जगह की टेंशन कुछ ना कुछ अलग होगी। अच्छा, टेंशन प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट लगा देते हैं एंड यहाँ पे भी एक रिजिड सपोर्ट लगा देते हैं, जिसके थ्रू दोनों वायर्स को जो है कसा गया है बिल्कुल टाइटली, इस तरीके से कि वो स्लैग ना हो। ठीक है, इस तरीके से कसा गया है उनको कि वो ढीला ना पड़ सके। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में जो टेंशन है ना, ऐसी सिचुएशन में जो टेंशन है वो आप T मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एज वी कैन सी टेंशन इन बोथ वायर्स इज T सप्लाइड बाय रिजिड सपोर्ट, ठीक है, रिजिड सपोर्ट जो है ना ये दोनों तरफ इन्होंने इसको ये टेंशन सप्लाई किया है। Hence I can say V1 can be written as root under T by mu1, where mu1 is the linear mass density of string 1। ठीक है बच्चों, ये जो है आपकी स्ट्रिंग 1 है, ये वाली स्ट्रिंग 1 है एंड ये जो आपका जो सेकंड स्ट्रिंग है दिस इज स्ट्रिंग 2। तो सिमिलरली आई कैन से V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T अपॉन mu2। शेप से मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है कि mu2 जो है वो बड़ा है mu1 से, है ना। ये मैंने शेप के थ्रू आपको ऑलरेडी दिखा दिया है दैट दिस इज mu2 एंड दिस इज mu1। mu2 मोटा रस्सी है, mu1 पतला रस्सी है, मैंने शेप के थ्रू आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। ठीक है, इतना हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब आप इसको ऐसे समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों और बहुत बेहतर तरीके से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, जब कभी भी हमारी वेव, है ना, जब कभी भी हमारी वेव एक रेयरर से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है, जब कभी भी हमारी वेव एक रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, व्हेनेवर अ वेव एंटर्स, इस स्टेटमेंट को याद रखना 12th क्लास तक, है ना, आगे काम आएगा लाइट में। मैं सही कह रहा हूँ, आप मुझे याद करेंगे आने वाले कुछ महीनों में भी, है ना। वैसे तो खैर लाइफ टाइम अगर याद रखें तो अच्छी बात है, अच्छा लगेगा आप लोगों से हमेशा बात करके। व्हेनेवर अ वेव एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम, ठीक है, रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर होती है इस बाउंड्री पे, इस जंक्शन में। ठीक है, द जंक्शन और सरफेस acts as rigid और fixed point, acts as rigid and fixed point, है ना। फिक्स पॉइंट की तरह एक्ट करेगा तो क्या होगा, जो मैं समझाता हूँ, इसी डायग्राम को फिर रिपीट करना पड़ेगा। क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारा वायर है, इस पे से ये वेव गई, ये आपकी इंसिडेंट वेव है। ठीक है, ये इधर से हटा देता हूँ, ये ध्यान से देखना, ये वेव है। ठीक है, ये इंसिडेंट वेव है। आफ्टर सम टाइम, है ना, दिस वेव गेट्स इन्वर्टेड लाइक दिस। एंड क्यों इन्वर्ट हो रही है, क्योंकि दिस पॉइंट इज एक्टिंग एज व्हाट, फिक्स्ड पॉइंट। ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट एक फिक्स पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है और ये वेव इन्वर्ट होके नीचे से निकल जा रही है। ठीक है, अब ये अगर इंसिडेंट है तो मैं इसको बोलता हूँ दिस इज रिफ्लेक्टेड। कुछ हिस्सा होता है बच्चों जो आगे की तरफ भी बढ़ता है एंड दैट हिस्सा इज नोन एज वाई ट्रांसमिटेड, YT। ठीक है, इस जगह पे जो इसका एम्पलीट्यूड होगा उसको इंसिडेंट एम्पलीट्यूड बोलूंगा, इस जगह पे इसका जो एम्पलीट्यूड होगा उसको रिफ्लेक्टेड और इस जगह पे जो एम्पलीट्यूड होगा उसको ट्रांसमिटेड। तो इस तरीके से इनके एम्पलीट्यूड डिसाइड होते हैं।
मेन चीज सिर्फ इतनी सी है यहाँ पे कि ये जो वेव जा रही है इंसिडेंट वेव, ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट यहाँ पे फिक्स पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाना है अगर, तो इसको यहाँ लेता हूँ, ठीक है। दिस पॉइंट इज एक्टिंग एज फिक्स, ठीक है, यहाँ लिख देता। अभी डायग्राम आपका परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब इनसे एसोसिएटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूलाज अगर आप चाहें तो मैं आपको लिखा देता हूँ। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने देखा कि आपके मॉड्यूल के अंदर उसके ऊपर बेस्ड, मॉड्यूल के अंदर नहीं सॉरी, आपकी रेस के अंदर उसके ऊपर बेस्ड एक सवाल है, ठीक है। चलिए उसको लिखने से पहले जरा एक काम कर लेते हैं अपन, वो ये है कि मैं आपको थोड़ा सा इक्वेशंस के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, μ2 इज ग्रेटर देन μ1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v1 विल बी ग्रेटर देन v2? फ्रॉम दिस कैन आई कंक्लूड दिस? ध्यान से देखो, μ2 इज ग्रेटर देन μ1 देन v1 विल बी ग्रेटर देन v2। ये भी यहाँ से समझ में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट, यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन बच्चों आप सपोज करते हैं ए इंसिडेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस k1x, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो क्या आप मुझे बताते हैं रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी? जरा सोच के देखिए, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी आपको सिखा रखा है तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ध्यान से देखिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? सोच के देखिए भाई, है, बताइए, सोच के देखिए और मुझे बताइए क्या ये सही है? बताइए भाई, बताइए, ठीक सही है, ओके। अगर ये सही है तो फिर ट्रांसमिटेड के बारे में बताइए। ए ट्रांसमिटेड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस k3x ओनली, क्योंकि आप ध्यान से देखिए ये वाली जो वेव है वो तो ऐसी डायरेक्शन में जा रही है एंड इसकी वेलोसिटी जो है वो v2 है, ऊपर दे रखी है। इसकी जो वेलोसिटी है ये v1 है, ये आपको दे रखी है। इसकी जो वेलोसिटी है ये v1 होगी। यार एक चीज समझ में आनी चाहिए अपन को, इस वायर के लिए v1 सेम, क्योंकि इसका t और इसका t म्यू सब सेम है ना, इस मटेरियल का सब कुछ सेम, तो v भी सेम। तो अगर इसका v सेम तो इसका लैम्डा भी सेम होना चाहिए, और लैम्डा सेम तो k भी सेम होना चाहिए। बस प्लस माइनस का फर्क इसलिए क्योंकि ये वाली वेव इधर आ रही है तो माइनस, ये वाली वेव इधर जा रही है तो प्लस, ठीक है। हेंस आई कैन से दैट k1 इज इक्वल टू k2 बिकॉज v1 इज इक्वल टू v2, सॉरी v1 सेम है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। एज विजिबल, ठीक है, रेडी बच्चों। नेक्स्ट, अगर इसका उल्टा हो, है ना, तो इसका अगर उल्टा हो, इसका उल्टा क्या होगा? पहले आप इसे नोट कर लें, फिर मैं फटाफट इसे हटा देता हूँ। इसका उल्टा क्या होगा? अगर वेव डेंसर से रेयरर की तरफ आए तो, है ना, इसमें ऐड कर देना पॉइंट व्हेन वेव इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इसकी हेडिंग डाल देना, है ना। फिर नए वाले की हेडिंग डलेगी व्हेन वेव मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, है ना, व्हेन वेव मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ये यहाँ से वेव आगे बढ़ रही है यूं, ठीक है। तो क्या होगा अब हमें वो समझना है, तो मैं वो लिखाता हूँ आपको पहले तो स्टेटमेंट। व्हेनेवर अ वेव एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, द जंक्शन और द सरफेस, है ना, जो जंक्शन है और द सरफेस एक्ट्स एज अ फ्री एंड, ठीक है। देखो बात बहुत सिंपल है, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ हर बच्चे को कि जब आप किसी भी सपोज कीजिए आप बस में किसी सीट पे बैठे हैं और आपकी सीट के बगल में एक बहुत ही मोटा व्यक्ति बैठा, आप जरा उसको खिसकाने की कोशिश कीजिए, कहेंगे थोड़ा सा खिसकता, वो ऐसे खिसकेगा दोबारा वापस अपनी पुरानी जगह पे आ जाएगा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट पर्सन एक्ट्स एज अ रिजिड यानी कि फिक्स्ड स्पॉट। तो यही सिचुएशन यहाँ पे थी, यानी कि हमारी बेचारी कमजोर सी वेव यहाँ से आ रही थी और उसने कहा कि भाई इस वाले पार्टिकल को, जो मोटे वाले जाड़े वाले रस्सी का पार्टिकल है, भाई ऊपर की साइड चल मेरे साथ। उसने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, फिक्स्ड एंड है, रिजिड है बिल्कुल, ऐसे खड़ा हो गया बिल्कुल कि नहीं जाऊंगा, मैंने नीचे खींच दिया, तो आपकी वेव इन्वर्ट होकर रिटर्न हो गई। ये रिफ्लेक्टेड है और ये ट्रांसमिटेड, ये चीज होती है ना। बट अगर यही चीज मोटा करे, मोटे ने आपको बोल दिया भाई उधर खिसक, और आप बोल दो कि भाई मैं नहीं खिसकूंगा, वो ऐसा धक्का देगा आपको, सीट से नीचे गिरेंगे अपन जाके, ये खास बात हो। तो मोटी वाली जो वेव आ रही है, इसने अगर उसको कहा पतले वाले पार्टिकल को चल ऊपर चल, तो ये फ्री है, हाँ भाई चलो ऊपर, समझ बात को, तो ये होता है, ठीक है। तो जंक्शन एंड सरफेस एक्ट एज अ फ्री एंड, हेंस नो फेज चेंज अकर्स इन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। एंड यहाँ पे ये ऐड कर दें, हेंस इसके पिछले वाले पार्ट में देयर विल बी अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई, इन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव, है ना।
hence there will be a phase difference of pi in incident and reflected wave। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, कहीं कोई घबरा तो नहीं रहा, कहीं कोई परेशान तो नहीं हो रहा? बेटा बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि ये पार्ट वैसे ही जो है हम एक्स्ट्रा में कर रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि तुम इसको बहुत मजाक में ले लो, बहुत आसान सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हमारी जो इंसिडेंट वेव है ना यार, इसमें पता है एक लफड़ा हो जाएगा डायग्राम के अंदर। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बट चलिए कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। मैंने तो मक्कारी के चलते बना दिया था, बट कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे, इतना तो मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ आपके ऊपर। नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि ये वेव अगर इधर जाएगी ना तो इसकी इंसिडेंट की इक्वेशन में -kx की जगह +kx आएगा, है ना, सिर्फ इतना फर्क है। और हो सकता है किसी बुक में अगर आप इस सवाल को करो या देखो तो आपको जो है वहां पे प्लस मिले, तो आपकी इच्छा है, आप इस डायग्राम को उलटना चाहते हैं, है ना, तो आप इसको ऐसे भी उलट सकते हैं। पहले मोटी रस्सी मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, और फिर आप पतली रस्सी लगा दो और फिर ये रिजिड सपोर्ट दोनों तरफ लगा दो ऐसे, ठीक। ये μ1 कर दो, ये μ2 कर दो। इस बार आपका μ1 इज ग्रेटर देन μ2, है ना, तो v1 विल बी लेस देन v2, है ना। टेंशन तो सेम ही है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक। ये इस तरीके से अब मैंने वेव जो है यहाँ प्रोड्यूस की और ये यूं भाग रही, ठीक है। अब इंसिडेंट वेव की इक्वेशन मैं आपको लिख के देता हूँ, कोशिश आप करिए कि आप जो है बिल्कुल सलीके से जो है उसकी रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन लिख पाए। करिए, कोशिश करिए, सब लोग करिए फटाफट, सब लोग करेंगे कोशिश, ठीक है। किया? चलो देखें। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज ऑब्जर्व्ड, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद ये देखा गया ये जॉइंट जो है ये एज अ फ्री एंड एक्ट कर रहा है, एंड फ्री एंड पे देयर इज नो इन्वर्टेड, फिक्स्ड एंड जो है वही इन्वर्ट कर पाता है, बाकी फ्री एंड इन्वर्ट नहीं कर पाता। तो ऐसा देखा गया कि रिटर्न में इधर एक वेव गई है एंड एक वेव इधर गई। तो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेव एंड दिस इज योर ट्रांसमिटेड वेव, एंड दोनों वेव इस बार ऊपर है। तो अगर मैं रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन लिखूंगा तो आई विल बी राइटिंग AR साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस, अच्छा माइनस की जगह इस बार प्लस आएगा, एंड K1 सेम आएगा। K1 में सेम क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर चुका कि सेम वायर में सेम वेलोसिटी, सेम टेंशन, सब कुछ सेम, तो लैम्डा भी सेम होना चाहिए। वाई ट्रांसमिटेड की वैल्यू होगी A ट्रांसमिटेड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस K2x। इस वायर के लिए वेवलेंथ अलग होगा क्योंकि इसका जो है स्पीड भी डिफरेंट है ना, इसलिए। और K की वैल्यू आप जानते ही हो, है ना, ओमेगा और V से डिसाइड होती है। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल। अब जो फॉर्मूलाज यहाँ पे आते हैं उन फॉर्मूलाज को हमको इस तरीके से याद रखना है कि मैं आपके सामने अभी एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, फॉर्मूलाज, है ना, जिनको आप एज इट इज सिर्फ और सिर्फ याद कर लें, ठीक है। बट कुछ पॉइंट्स मैं डिक्टेट कर रहा हूँ आपको, इनको सबसे पहले लिख लें, ठीक है। हैशटैग लगा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, इंसिडेंट पावर ऑफ अ वेव is equal to sum of powers of reflected wave and transmitted wave, ठीक है। Power of incident wave is equals to sum of power of reflected and transmitted wave, ठीक है। Point number 1. Point number 2, maximum displacement of the particle at junction due to left string is AI plus AR and due to right string is AT, है ना, ठीक है। Hence we can say amplitude of incident pulse is always greater than that of a reflected pulse. Amplitude of incident pulse is always greater than that of reflected pulse. Next point, frequency always remains constant throughout the setup. Speed and wavelength are always greater in the string having least density, ठीक है, याद रखें और इसको शॉर्ट में लिख दें, भले ही मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। When we are moving from rarer to denser, boundary acts as a fixed point. When you are moving from denser to rarer, boundary is acting as a free point, है ना। इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ख्याल, यानी बहुत ज्यादा काम किए हैं हमारे, बहुत ज्यादा काम किए हैं, ठीक है। अब जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखाए हैं, मैं मैथमेटिकल प्रूफ पे नहीं जाना चाह रहा हूं, और मैं इस मामले में वाकई में फेवर में नहीं हूं किसी के भी कि हम इसके मैथमेटिकल प्रूफ को करें। तो हम डायरेक्ट जो है एक फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, जिसको आपको ध्यान में रखना है ना। फॉर्मूला क्या है वो बताने से पहले मैं आपको जो है कुछ चीजें समझा देता हूँ। पहली चीज तो उनको ध्यान रखिएगा,
है ना। तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या चीज ध्यान रखेंगे आप, ये वेलोसिटी v1 कहलाएगी हमारी, ये वेलोसिटी v1 कहलाएगी और ये v2 कहलाएगी, बस इतना सा आप ध्यान रखें, ठीक है। ये v1 और ये v1 सेम रहेगी बिकॉज दोनों सेम मीडियम के अंदर है, वो v2 डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वो डिफरेंट मीडियम के अंदर, ठीक है। सेम अकर्स इन केस ऑफ साउंड ऑल्सो। साउंड में आपने चलो ये चीज ऐसे कम फील होती है क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन न तो गिटार में देखा होगा आपने और न ही किसी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बट सेम चीज मैं आपको थोड़े दिनों में ही करा दूंगा एंड वो है जल तरंग। एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल जल तरंग, आप गूगल करें, आप देखें यूट्यूब पे कैसे बजाया जाता है, आप अपने घर पे भी जल तरंग बना सकते हैं। कांच के 6 ग्लास उठाइएगा एकदम आइडेंटिकल, उन 6 ग्लास पे डिफरेंट पानी का लेवल कर लीजिएगा एंड एक चम्मच यहाँ उठाइएगा, एक चम्मच यहाँ उठाइएगा, टन टनाटन टन टन तारा ऐसे करके म्यूजिक बनाइएगा एंड यू विल सी अ डिफरेंट रिजल्ट, ठीक है। आखिर पानी के लेवल से क्या पता चलता है वो आपको आने वाले कुछ समय में मैं बताऊंगा, बट यही सेम चीज जो रेयरर से डेंसर में हम लोग जा रहे हैं, पानी डेंसर और हवा रेयरर की तरह एक्ट करता है, वहां पे भी रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, वो हम कुछ समय में फील करेंगे। बट अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्ट्रिंग वेव्स की, है ना। तो स्ट्रिंग वेव्स पे हमारी बातचीत चल रही है और स्ट्रिंग वेव्स के लिए ही हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो ए ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू ए इंसिडेंट, है ना, ए रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू ए इंसिडेंट। हमें सारा का सारा आंसर जो है किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, ए इंसिडेंट के रेस्पेक्ट, है ना। ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड दोनों का ही फॉर्मूला हमें चाहिए। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, नीचे आपको v1 प्लस v2 ही लिखना है दोनों के अंदर, ऐसे याद रखिएगा। ट्रांसमिटेड में 2v2 हो जाएगा और यहाँ पे v2 माइनस v1 हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे याद रखें, है ना, इसको ऐसे याद रखें, नीचे भी v2 प्लस v1 है और इधर भी v2 प्लस v1 है, ऊपर से 2v2 है और नीचे v2 माइनस v1। ऐसे अगर याद रख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। दैट्स इट, फिनिश। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे आता है वो आता है स्टैंडिंग वेव्स का। किसका पार्ट आता है, स्टैंडिंग वेव्स का। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आज की क्लास थोड़ी खींचूंगा, बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए थोड़ा सा आगे पुश होते जाना हर वक्त, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो यहाँ पे हमारी आती है, इसके बाद वो आती है स्टैंडिंग वेव्स। किसकी आती है, स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। स्टैंडिंग वेव क्या है बेसिकली, ध्यान से सुनिएगा। स्टैंडिंग वेव एक ऐसी वेव है बच्चों जो अपनी जगह खड़े खड़े ही ऊपर नीचे पार्टिकल्स होते रहते हैं बट आगे प्रोपोगेट नहीं करती है। अब नाम से ही पता चल रहा है खड़ी हुई वेव, है ना। खड़ी हुई वेव कैसे होती है, जैसे ये मेरे हाथ जो है स्ट्रिंग्स मान लीजिएगा, ठीक है, ये वेव ऐसे ऊपर गई, ऐसे नीचे आई, ये ऐसे ऊपर गई, ऐसे नीचे। तो अगर मैं ये मान लूं कि मेरी फिंगर्स जो है रिजिड एंड है ना, तो वेव ऊपर और ये फिर वेव नीचे, फिर ये वेव ऊपर और ये फिर वेव नीचे, इस तरीके से ऊपर नीचे होते रहेंगे सारे पार्टिकल्स, यूं ऊपर नीचे, है ना। इसका मतलब ना तो मैं इधर जा रहा एनर्जी लेके, ना मैं इधर जा रहा एनर्जी लेके, बीच में ही खड़े खड़े जो है ऊपर नीचे आपको सिर्फ और सिर्फ होते रहना। ये होती है स्टैंडिंग वेव। कुछ पॉइंट्स होते हैं स्टैंडिंग वेव पे, मैं आपको लिखा देता हूँ, फटाफट से आप लिख लें, है ना। स्टैंडिंग वेव पे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, फटाफट लिखें जल्दी से, जिससे क्या है कि हमारा आज का कुछ काम हो जाएगा। स्टैंडिंग वेव इज बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स having same amplitude, same frequency, but moving in opposite direction, ऐसे y1 y2 same amplitude same frequency, है ना, but moving in opposite direction, ऐसे। तब जाके जो है स्टैंडिंग वेव का आगमन यानी कि प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कैसे होता है वो आगे देख लेंगे। Some characteristics of standing wave are, point number 1, in case of standing wave, all the particles of the medium execute SHM of amplitudes ranging from 0 to 2A, यानी कि एम्पलीट्यूड की जो रेंज होगी ना, न्यू एम्पलीट्यूड की जो रेंज होगी वो होगी 0 से लेकर 2A तक। दिस इज अवर पॉइंट नंबर 1, ठीक है। न्यू एम्पलीट्यूड की जो रेंज है वो 0 से लेकर 2A तक होगी। There are points in the medium whose amplitude is equal to 0. Such points always remain at rest and are called nodes. ठीक है, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं क्या, nodes. There are some points or particles of the medium which oscillate with maximum amplitude. Such locations are called as antinodes.
such locations are called as antinodes. ठीक, next point, no net power is transferred through node or antinode. Next point, all the particles between two consecutive nodes oscillate in same phase. All the particles between two consecutive nodes oscillate in same phase, while in adjacent loops oscillate in opposite phase. Full stop. ठीक, next point, in such waves, यानी कि स्टैंडिंग वेव्स की बात कर रहे हैं हम, in such waves, although energy keeps flowing between consecutive nodes and antinodes back and forth, however there is no net flow of energy. However, there is no net flow of energy through medium. Because of this reason, these waves are called as standing waves. ठीक है, because of this reason, these waves are called as standing or stationary वेव. ठीक है, वैसे हम चाहें तो इसका प्रूफ आज ही कर सकते हैं, बट मैंने आज आपको प्रूफ नहीं करवाया. उसके पीछे एक वजह है, कारण है. आज ऑलरेडी जो है आप काफी कुछ सीख चुके हैं, अदरवाइज क्लास थोड़ी और लंबी हो जाएगी. और क्लास लंबा करने से कोई दिक्कत भी नहीं है, बट देन और क्लासेस अलाइंड हैं आगे, तो इसी वजह से मैं इस क्लास को यहीं रोकूंगा. बट जो होमवर्क है वो आपको फिर से बता दूं. मैंने आपको बताया था बीट के सवाल आपको रिपीट करने हैं, मिस नहीं हो, प्लस इसके सवाल आप करके देखिएगा. इसका एक सवाल मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में भी पूछूंगा, है ना. और रही बात स्टैंडिंग वेव की, तो स्टैंडिंग वेव कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ. इस वेव और इस वेव का, है ना, फ्रीक्वेंसी सेम है. हम इन दोनों को ऐड करने वाले हैं आने वाली क्लास. इस वेव और इस वेव को हम लोग ऐड करने वाले हैं. दे विल बी ट्रीटेड एज वेव्स ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन whose omega is same and considering amplitude also same. Then when they will combine, what will happen? This is the standing wave का concept. उसके concept में क्या क्या चीजें हैं जो मैंने पॉइंट्स अभी आपको लिखा है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा. अगली क्लास को शुरू होने से पहले भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगली क्लास में ही मैं उनको प्रूफ कर पाऊंगा. स्टैंडिंग वेव फ्री हो जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है साउंड के केस में रिफ्लेक्शन थ्रू फ्री एंड और रिजिड एंड होता है. ठीक है, एंड देन वी विल डील विद रेजोनेंस ट्यूब, जो एक एक्सपेरिमेंट है साउंड का, जल तरंग वाला ही. एंड देन वी विल बी डूइंग द लास्ट टॉपिक, दैट इज डॉपलर इफेक्ट. मोस्ट प्रोबेबली दिस चैप्टर इज गोइंग टू टेक two more classes and then we will begin with our new topic. ठीक है, चलिए, तो कीप वर्किंग हार्ड, है ना. टाइम आ गया है कि आप थोड़ा सा अपने आप को गेयर अप कर लें एंड एंजॉय योर टाइम विद योर काइट फ्लाइंग फेस्टिवल. हैप्पी उत्तरायण टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लोहरी एंड हैप्पी मकर संक्रांति. ठीक है, हैव अ ब्लेस्ड लाइफ. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर. स्टैंडिंग वेव. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने बीट्स के बारे में पढ़ा. अच्छा, बीट्स एक एप्लीकेशन था इंटरफेरेंस का, ये मैंने आपको बताया. ठीक है, उसी के बाद अब जो नया एडिशन इंटरफेरेंस के अंदर एप्लीकेशन आ रहा है वो है स्टैंडिंग वेव. यानी कि किस तरीके से जो है स्ट्रिंग वेव स्टैंडिंग वेव की तरह एक्ट करती है, वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है. ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा. अच्छा, एक चीज और है, एक बच्चे का मैसेज भी आया है ना, प्लस मैं आपको एडिशन करके बताना भी चाहूंगा. हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल था ना प्रीवियस क्लास का, उसमें मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फ्री एंड. ठीक है, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, है ना, उस पर्टिकुलर चीज पे, बट वो बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए थी, तो कई बार हो सकता है आपसे मिस हो गई हो, है ना. तो एक बार ध्यान दीजिएगा. शायद हमने इधर जब एक फिक्स्ड एंड की हम लोग बात कर रहे थे, है ना, जब एक फिक्स्ड एंड की बात कर रहे थे, हमारी वेव इस डायरेक्शन में जा रही थी v1 वेलोसिटी से. ठीक, फिक्स्ड एंड के बाद मैंने आपको बताया कि वेव जो है वो इन्वर्ट होके यूं हो जाती है एंड वो यूं रिटर्न हो जाती है विद द सेम वेलोसिटी. इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव फ्रॉम फिक्स्ड एंड. तो मैंने जो इंसिडेंट की इक्वेशन लिखी थी यहाँ पे, वो लिखी थी a sin ओमेगा t माइनस kx. ये बिल्कुल सही है बिकॉज इट इज गोइंग इन दिस राइट डायरेक्शन. बट जो लौटती हुई आ रही है ना, वो नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रही है. तो बेटा आप यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कीजिएगा एंड वो है ये, है ना. देखो, सबसे पहले हमने माइनस साइन भी लगाया था एंड ओमेगा टी, यहाँ हम माइनस kx लिख गए थे, इसको आप प्लस kx कीजिएगा. सिर्फ ये छोटा सा चीज था जो मिस हो गया, वहां पे माइनस की जगह प्लस करना था. अब ये माइनस जब अंदर लेके जाएंगे तो फर्दर ये आपको ए आर साइन
ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई यहाँ पे हो जाएगा। मुझे लगता है शायद आप में से काफी लोगों ने इस चीज को सोचा होगा, बट ड्यू टू हॉलीडे शायद मिस कर गए बात करना, तो मेरे को ये पहले एक बच्चे ने बता दिया, रिपोर्ट कर दिया, तो मैंने तुरंत आपको यहाँ पे ये बता दिया। तो बिल्कुल अगर आपके मन में ये डाउट है तो ये बहुत सही डाउट था, एंड रिटर्न हो रही है, डायरेक्शन पीछे जा रही है, तो आपको अच्छी तरह पता है यहाँ पे प्लस होना चाहिए। पॉजिटिव साइन ऑफ एक्स इन द वेव फॉर्म, है ना, वेव की इक्वेशन के अंदर इंडिकेट दैट द वेव इज मूविंग इन अ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये आपका कंसेप्ट है, इसे भूलेंगे नहीं। आई डोंट नो हाउ आई मिस दैट पर्टिकुलर साइन देयर, बट देन हो गया, कभी कभी हो जाता है ना। तो इसी के बाद अब आगे बढ़ूंगा, है ना, एंड वी विल बी डीलिंग विद द स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव क्या है, पहले तो इसकी फील आप ले लें। स्टैंडिंग वेव क्या है? अच्छा, आप लोगों के सामने अगर एक लाइव एग्जांपल लाऊं, अच्छा, एक बच्चे का मैसेज आया था कल, ये भी कह रहे थे कि कल सर हम लोग जब शाउटिंग कर रहे थे छत पे, है ना, वो काटा अल्लाह गे, है ना, यहाँ पे हम लोग अल्लाह गे बोलते हैं राजस्थान में, वैसे वो काटा, है ना, जो भी आप करते हैं, ठीक, आफ्टर कटिंग एनी काइट, है ना। तो अब उस वक्त पे आपने ऑब्जर्व किया होगा देयर आर समटाइम्स इको, है ना, इको भी आता है। दूसरी चीज, आप उस टाइम पे सब दम लगा के अंदर से बोलते हैं, तो आपका जो एम्पलीट्यूड होता है साउंड का वो भी ज्यादा होता है। एंड आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, या फिर लाउडनेस मैं कह सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपकी साउंड ने बहुत ज्यादा दूर तक ट्रैवल किया होगा, और ऑब्वियसली खुशी इतनी होती है कि हम वो चीज सबको बताना चाहते हैं, जो लोग छत पे खड़े हैं और ऊपर से गाने बज रहे होते हैं, तो हमारा पूरा मकसद ये होता है कि उन गानों के ऊपर हमारी आवाज आए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साउंड का ही रोल है। और दूसरी चीज ये है कि आप जितना तेज, ज्यादा, जितनी इंटेंस साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो उतने ही ज्यादा दूर के गोले तक जा सकती है, जैसे हमने गोले का डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो सबसे नजदीक वाले को सबसे तेज सुनाई देगी आवाज, सबसे दूर वाले को हल्की सी सुनाई देगी, तो वो कहेगा इतनी धीरे क्यों बोला ये, और तेज बोलता, बट बगल वाला कहेगा इतनी तेज बोला ये, बच्चे थोड़ा आराम से, ऐसे। तो सबके अपने अपने कमेंट्स हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन विच गोला दे आर स्टैंडिंग, ठीक है। फ्रॉम योर हाउस इज द सेंटर टू एंटायर अर्थ, मतलब सेंटर इन द सेंस कि एक बिंदी की तरह, एक सोर्स, एक डॉट सोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। तो अच्छा ओपिनियन था, ऑब्जर्वेंस थी, बहुत अच्छा लगा एग्जाम्पल। ऐसे ही एग्जाम्पल्स आप रिलेट करते रहेंगे ना, तो क्या है कि आपको तुरंत इंटरेस्ट डेवलप होता रहेगा। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता, कई नर्चर के बच्चों का ये मानना होता है, ये समझ, कई बच्चों को जो है स्टैंडिंग वेव ही क्लियर नहीं होता कि स्टैंडिंग वेव क्या है। स्टैंडिंग वेव बच्चे एक ऐसी वेव है जिसमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स दोनों सुपर इम्पोज होती हैं, ठीक है। सोच के देखिए, ये आपकी जो वेव है ये यहाँ से ये यूं जा रही है, एंड जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो नीचे आ रही है। अगर ये दोनों सुपर इम्पोज हो जाए तो जो वेव ऑब्टेन होगी उसको बोलते हैं हम स्टैंडिंग वेव। मैंने आज लास्ट टाइम पे आपको सारे डेफिनेशंस लिखवा दिए थे, इसलिए आज सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल लिख कर आगे बढ़ेंगे स्पीड से, है ना, क्योंकि इसका रोल थोड़ा कम ही है ना, एप्लीकेशंस ज्यादा हैं, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर एप्लीकेशंस पे तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए फटाफट आगे बढ़ेंगे। ये हमारी ओरिजिनल वेव इक्वेशन, ठीक है। और जैसा कि अभी मैंने तुम्हें करेक्ट करवाया भी सही, मैंने सिर्फ इस जगह पे ही जो है माइनस का साइन रखा था, बाकी आपने आगे के सारे जो मोटी से पतली रस्सी की वेव हो या पतली से मोटी की, उन सब में हम लोगों ने डायरेक्ट राइट साइन सब्स्टिट्यूट किया है, बट यहाँ पता नहीं कैसे मिस हो गया। एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेव इक्वेशन, है ना, ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव इक्वेशन है। एक जा रही होगी, एक रिफ्लेक्ट होके रिटर्न होके वापस आ रही होगी। ध्यान से देखिए, ये जो रिफ्लेक्शन है ये फ्री एंड वाला रिफ्लेक्शन है, इसमें प्लस पाई नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पे जो इक्वेशन आई है ये फ्री एंड वाला रिफ्लेक्शन है, इसमें पाई नहीं जोड़ा गया है, इसमें वेव इन्वर्ट नहीं हुई है, ठीक है। इसमें जो वेव यूं जा रही है वही वेव वापस रिटर्न यूं आ रही है। तो आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं इस सिचुएशन को। इसी के नीचे ये डायग्राम बनेगा जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। एक वेव ऐसे जा रही है, इसका एम्पलीट्यूड ए आई है, और एक वेव आपकी ऐसे आ रही है, इसका एम्पलीट्यूड ए आर है, यूं। ये V1 है, ये V2 है। ये दो वेव्स इस तरीके से आ रही हैं, एंड दे आर सुपर इम्पोजिंग ईच अदर, एंड दे विल बी सुपर इम्पोजिंग ईच अदर। हम ऐसी दो वेव्स का कोलिजन
स्टडी करने वाले हैं अब, ठीक है। अब होता क्या है, मैं चाहूं तो दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग रख सकता हूं, AI और AR, बट मजा नहीं आता। जैसे याद है आपको, रोशनी की पहचान अंधेरे में ही हो सकती है। आप दिन की रोशनी के अंदर फ्लैश लाइट कैमरे का ऑन करके किसी को फोटो कैप्चर कीजिए, मजा नहीं आएगा। बट अगर आप उसी फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करके रात के टाइम पे फोटो क्लिक करेंगे, इट विल क्रिएट अ बिग डिफरेंस फॉर यू। तो कहते हैं ना कि रोशनी की पहचान अंधेरे में ही होती है। जहां जिस चीज की कमी हो ना, वहां अगर थोड़ा सा वो चीज ला दी जाए तो ही उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों की एम्पलीट्यूड सेम रखे जाएंगे ना, अगर इन दोनों के एम्पलीट्यूड सेम रखे जाएंगे तो ऐसे में नेट इंटेंसिटी 0 हो जाती है, A1 माइनस A2, एंड नेट इंटेंसिटी मैक्सिमम भी हो जाती है I1 प्लस I2। तो 0 और मैक्सिमम में जब आपको मिलता है ना देखने को, एकदम साउंड खत्म, एकदम साउंड ज्यादा, तो अच्छा डिफरेंस पता चलता है कि एकदम बंद और एकदम हाई, एकदम बंद और एकदम हाई, ऐसे। बट अगर ये डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स होंगे तो आपको कुछ साउंड सुनाई देगी धीमी सी, फिर थोड़ी तेज, फिर धीमी, फिर थोड़ी, उसमें मजा नहीं आता। कम ज्यादा आवाज, एकदम 0 बंद हो जाए, साइलेंस हो जाए और फिर एकदम आवाज आए, तो आपको डिफरेंस पता चलता है। अच्छे इंटरफेरेंस की, अच्छे सुपर पोजिशन की, एडिशन ऑफ वेव की निशानी अच्छे यानी कि खूबसूरत। ऐसे तो इंटरफेरेंस हर जगह होता है, बट अगर आप चाहते हो कि रियली ऑब्जर्वेबल हो, रियली मेमोरेबल हो, तो उसकी कंडीशन ये है कि दोनों एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए, और वो कंडीशन मैंने यहाँ पे अप्लाई की है, ठीक है। और उससे क्या फायदा होगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। इसको बेसिक मैथ्स में हम लोगों ने सीखा है ना, 2 साइन C प्लस D अपॉन 2, 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 कॉस D माइनस C अपॉन 2, है ना, या C माइनस D अपॉन 2, कुछ भी लिख सकते। तो उससे हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है, एंड दिस एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, है ना। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, तो जो नई इक्वेशन आई है y नेट की, आफ्टर सुपर इम्पोजिंग बोथ ऑफ देम, एंड दिस इज द नई इक्वेशन। नाउ विद रिस्पेक्ट टू टाइम यू कैन सी द एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम यू कैन सी द एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग, एंड दिस न्यू एम्पलीट्यूड इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2a cos kx, 2a cos kx। अब ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा और ये एम्पलीट्यूड कब मिनिमम होगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे। एक चीज जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इज वेरिंग एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि कुछ x की ऐसी फिक्स्ड लोकेशंस हैं जहां पे एम्पलीट्यूड 0 होगा, एंड x की कुछ ऐसी फिक्स्ड लोकेशंस हैं जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम भी होगा। तो वो क्या है वो देख लेते हैं। आपको पॉइंट लिखाया था, नोड्स आर दोज लोकेशंस ऑन द वेव, स्टैंडिंग वेव, whose displacement is 0। आप पॉइंट पढ़िएगा, लास्ट क्लास के अंदर ही लिखा हुआ है, नोड्स आर दोज पार्टिकल्स, दोज पोजीशंस ऑन द स्टैंडिंग वेव whose displacement is 0, एम्पलीट्यूड इज 0। तो इस पूरे टर्म को अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो इट गिव्स मी दिस kx। मैंने आपको याद है मैंने आपको बताया था, cos kx अगर 0 होता है तो एंगल की वैल्यू 2n+1 π/2 होती है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे, k को मैं लिखूंगा 2 π लैम्डा इंटू x, एंड इट इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, एंड x की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं 2n+1 इंटू λ/4। ऐसे ये लोकेशन हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। दिस इज द लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स whose एम्पलीट्यूड इज 0। ऐसे पार्टिकल्स की लोकेशन हमें मिल चुकी है जिनका एम्पलीट्यूड 0 होगा। चेक करके देख सकते हैं आप। कॉस ध्यान से देखिए, कॉस थीटा 0 कब होता है, π/2, 3π/2, है ना, और π/2, 3π/2, और ऐसे जितने भी मल्टीपल्स आते जाएंगे। देखो n की वैल्यू 0 डाल देंगे, π/2, ठीक है। ये मैं आपको पहले लिखा चुका हूं, है ना, तो मैं वापस नहीं लिखवा रहा हूँ इस बार वापस से, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो x की लोकेशन निकालें, इसी के नीचे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो वेर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर, तो n की वैल्यू मैंने लिखी 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे। x की वैल्यू मैंने लिखी λ/4, है ना, इधर n की वैल्यू 1 डाली, 3 λ/4, 5 λ/4, ऐसे, है ना, फिर 3 के ऊपर 7 λ/4 एंड सो ऑन। ये x की वैल्यूज हैं जिनके ऊपर आपको क्या मिलने वाला है, ऐसा ये x की वो लोकेशंस हैं जहां पे आपको एम्पलीट्यूड 0 देखने को मिलेगा। एज पर दिस इक्वेशन, जो इक्वेशन हमारे सामने है,
एज पर दिस इक्वेशन आपको यही सिनेरियो देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब जरा ये नोट कीजिए, मैंने आपको एक पॉइंट ये भी लिखाया था, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव व्हाट नोड्स। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक है, एक ये नोड और एक ये नोड। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड कितना आ रहा है? आप ध्यान से देखेंगे, इट विल बी ऑलवेज लैम्डा बाई, इट विल बी ऑलवेज लैम्डा बाई 2। आप आगे भी इधर देख लीजिए, इन दोनों के डिफरेंस में भी अगेन इट विल बी लैम्डा बाय 2। 2 लैम्डा बाय 4 आ रहा है, दैट इज लैम्डा बाय 2। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स विल बी ऑलवेज लैम्डा बाय 2। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। ये हमने पॉइंट्स पे लिख लिया है ऑलरेडी, सारी चीजें हम लोगों ने लिख चुके हैं, बस अब उनको मैथमेटिकली करके देख रहे हैं। ठीक है, यस। तो मैंने बीच में एक्चुअली मिस कर दिया, मैं आपको ये बताने वाला था कि लाइव एग्जांपल स्टैंडिंग वेव का क्या हो सकता है। बच्चों, आपने अक्सर नोट किया होगा कि गिटार में दो तरफ है ना आपका वायर बंधा हुआ होता है, स्ट्रिंग या कॉर्ड जो भी आप कहते हैं उसे। एक तरफ एडजस्टेबल स्क्रू होता है जिससे हम टाइट कर सकते हैं स्ट्रिंग को, एंड दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ उसको हुक किया होता है, बांधा हुआ होता है। ऐसे 6 वायर्स होते हैं हमारे गिटार के अंदर। ठीक है, म्यूजिक बनाने के लिए ये स्टैंडिंग वेव ही चाहिए, इसीलिए साउंड के अंदर आया है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, है ना, याद रखना। गिटार इज ए इंस्ट्रूमेंट इन विच वी आर यूजिंग स्ट्रिंग एंड वी आर प्रोड्यूसिंग साउंड। अनदर इंस्ट्रूमेंट इज फ्लूट, माउथ ऑर्गन। इन इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम एयर की हेल्प से जल तरंग, मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बोला था, मैं बताऊंगा आगे इसके बारे में, मैं भी डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्योंकि मजा आएगा आपको घर पे जब आप इसको स्टडी करेंगे डिटेल में। क्योंकि मैं जानता हूं आप में से काफी लोग साउंड या फिर म्यूजिक के बहुत शौकीन हैं। आप में से कई लोग एक्साइटेड भी होंगे कि हम गिटार सीखेंगे, हम ये सीखेंगे, एंड काफी फैमिली मेंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं इन सब चीजों में। ठीक है, तो आई नो, आई हैव सीन, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस थिंग विद यू। अब होता क्या है, आप जब गिटार बजाते हैं तो आपने अक्सर नोट किया होगा, कई लोग इस उंगलियों को जो स्टैम्प्स होते हैं उनमें, मेरे को नहीं पता, ABCD जो भी होते हैं, उन पे दबा के हाथ रखते हैं इनसे, एंड देयर आर 3 वायर्स, दे आर लॉकिंग ईच एंड एवरी टाइम, एंड यहाँ पे कंटिन्यूसली वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया जाता है इस हाथ से। ठीक है, एंड यहाँ पे इस तरीके से जो है वी आर कीपिंग फिंगर्स लाइक दिस, एंड कहा जाता है कि इनको दबा के पकड़ा जाना चाहिए और ये स्लाइड करने चाहिए इस तरीके से उस हैंडल पे। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज थिंग्स बिकम्स वेरी रफ, है ना। तो अब ये क्यों किया जा रहा है दबाने वाला काम? बेसिकली वी आर डूइंग व्हाट, when we are pressing the wire na, when we are pressing the wire, you are creating that point as a node. You are creating what? You are creating that point as a node. And वो point आप जैसे ही node बनाते हैं, then automatically the frequency of that wire becomes different. And अलग तरीके की एकदम से noise या म्यूजिक सुनाई देगा। तो जब आपका हाथ यहाँ है और आपने ट्रिंग किया तो एक अलग साउंड सुनाई देगी। जब आप यहाँ ट्रुंग ऐसे आवाज आएगी, जब आप इधर ट्रिंग ट्रुंग ट्रिंग ट्रुंग ऐसे, है ना, ये कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए, ये वाइब्रेशन है। ठीक, ओरिजिनली जब गिटार आता है तो नोड्स एक तो स्क्रू के पास होता है और एक आपका जो जहां पे वायर बंधा हुआ है उनके पास होता है। ये पूरा वायर होता है आपका, एक नोड इधर एक नोड इधर। इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आती है उससे आप गिटार को ट्यून करते हो सिर्फ। अब आगे का म्यूजिक उससे डिसाइड होता है जो आप स्लाइड करते हैं, और ये सारी फ्रीक्वेंसीज सेट है। एक अच्छे म्यूजिशियन को ये सारी फ्रीक्वेंसीज याद होती हैं कि कब किस तरीके की साउंड बजती है। अगर मैंने हाथ किस जगह पे रखा, फर्स्ट रो में तो क्या होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब पता होता है उनको। पहली वायर में क्या होगा और छठी वायर में क्या होगा, 6th वायर में, सब पता होता है। हेंस दे आर अ वेरी गुड म्यूजिशियन, है ना। और उसकी हैबिट पड़ी जाती है धीरे धीरे। एज वी आर लर्निंग एवरी सिंगल डे, डेफिनेटली वी आर लर्निंग फिजिक्स, तो अगर आप वो भी सीखेंगे तो वो भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो एक सिर्फ रिलेट करने के लिए आपको ये चीज बताई, अदरवाइज इसका कोई रेलेवेंस मतलब हमारे स्टडीज में आगे इतना ज्यादा नहीं है, बट हाँ न्यूमेरिकल्स में फिर से अपन इसका रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लिख लेना जो मैंने यहाँ लिखी थी। आगे बढ़ता हूँ। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वो कॉस थीटा जो है वो +-1 है ना, यानी कि उनकी वैल्यूज जो है कॉस की मैक्सिमम है। ठीक, कॉस थीटा जो है +-1। ठीक, कॉस थीटा +-1 होना यानी कि cos 0 1 भी हो सकता है, cos पाई -1 भी हो सकता है, यानी कि kx की वैल्यू जो है n पाई। ठीक, k ऑलरेडी हम जानते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x होता है। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू n इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं और x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी n लैम्डा बाय 2। ठीक है, n की वैल्यू 0, 1, 2,
3 ऐसे चलती जाएगी और x की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 λ/2 लैम्डा एक मिनट है ना 3 λ/2 ठीक है। हाँ, इस तरीके से आपकी वैल्यूज आती जाएंगी। ध्यान से देखिए, ठीक, x की वैल्यू 0 λ/2 लैम्डा 3 λ/2 इस तरीके से आती जाएंगी। ठीक है, क्लियर। नाउ यू कैन अगेन सी सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स, है ना, सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स, यहाँ देख लें चाहे यहाँ देख लें चाहे यहाँ देख लें, इज ऑलवेज इक्वल्स टू λ/2। अगेन द सेम थिंग इज देयर, है ना, अगेन सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स इज λ/2। तो वही सेम सिनेरियो वापस से यहाँ आता है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको हाउ दिस एक्चुअली हैपेंस। सपोज ये गिटार का ये एक पर्टिकुलर हुक है एंड ये दूसरा हमारा एंड है, इसके बीच में ये हमारा वायर बंधा हुआ है। आपने इसको टिंग वाइब्रेट किया तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये वायर यहाँ जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर और नीचे जाएगा। मैं जब छेड़ रहा हूँ ना इसको नीचे की तरफ, तो ये धीरे धीरे स्लो मोशन दिखा रहा हूँ आपको, इतना मैक्सिमम गया, फिर ये ऊपर उठा, फिर ये धीरे धीरे ये यहाँ तक पहुंचा और फिर इसके बाद ऊपर यहाँ तक पहुंचा, ऐसे। ठीक है, तो ये नीचे इसका नेक ए मैक्सिमम, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड ये इसका ऊपर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, नीचे का मैक्सिमम ऊपर का मैक्सिमम, लाइक दैट। ठीक है, नीचे का मैक्सिमम ऊपर का मैक्सिमम, लाइक दैट, ऐसे। ठीक है, अब इसमें इस तरीके की वेव में क्या होता है कि ये वेव नीचे ऊपर ही होती रहती है। ये ना तो इस पॉइंट के पीछे जाएगी ना इस पॉइंट के आगे जाएगी, ये इसी के अंदर लॉक्ड रहेगी, सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेट होती रहेगी। नाउ सच वेव्स आर नोन एज स्टैंडिंग वेव। ऐसी वेव्स को हम स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं, इनमें एनर्जी आगे प्रोपोगेट नहीं करती। तो एक तरीके से आप ये कह लें, स्टैंडिंग वेव इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एवरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसीलिए जो है साउंड के अंदर अब आगे इसी पे हमें बात करनी है। अब यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर क्या स्पीड है, क्या टेंशन है, क्या फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है ये साउंड की, वो सब चीजें हमें बारी बारी से कैलकुलेट करनी है। और उसी के लिए मैंने एक सैंपल क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, जिससे कि आप इसके ऊपर अपना हैंड्स ऑन कर लें। फटाफट से एक बार एक क्वेश्चन पढ़ लें। आगे की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका एक सैंपल सवाल, एक सैंपल एप्लीकेशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाए, सो दैट कि आपको फील आ जाए इसके ऊपर, है ना। तो मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में थोड़ी लंबी हो जाए क्लास, बट आज ही की क्लास में जो है हम इसे कर पाए। ठीक, क्या हो रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, याद रखिएगा कि एक्स वाली टर्म 0 कर दीजिए, है ना, फटाफट से देखिए। हाँ, इस बार साइन की वैल्यू 0 हो रही है। अच्छा, एक चीज जरूर ध्यान रखें, ऐसा कभी जरूरी नहीं है कि जो इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पढ़ी थी वो परमानेंट इक्वेशन हमेशा वही रहे स्टैंडिंग वेव की। देयर आर मेनी अदर फॉर्मेट्स आल्सो ऑफ स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेट ये है कि साइन kx एंड कॉस ओमेगा टी या कॉस kx एंड साइन ओमेगा टी, इस तरीके का सेटअप हमेशा आपको मिलना चाहिए, टूटा, है ना। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडिंग वेव, है ना। इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेट में वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें बताना है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, एंड उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लैम्डा कैलकुलेट करना है। लैम्डा आते ही हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। तो लैम्डा निकालने का तो बहुत आसान तरीका है हमारे पास, सीधे k की वैल्यू 2π/λ एंड दैट इज इक्वल टू फलाना डिमा का आंसर। ठीक है, तो सॉल्यूशन, k की वैल्यू जो है 3π रख रहा हूँ एंड इट इज 2π/λ। पाई से पाई कैंसिल करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 मीटर्स, है ना। ये लैम्डा की वैल्यू हमारी यहाँ पे है। ठीक है, ये लैम्डा की हमारी यहाँ पे है। अब अपन जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स इज λ/2, हेंस आंसर इज 1/3 मीटर। ये अपना आंसर है, ये अपना अंतर है इस पार्ट का। अब अगर आपके पास लैम्डा है तो आप फटाफट से जो है टाइम पीरियड भी बता सकते हैं, है ना, क्योंकि आपके पास दूसरी टर्म्स भी तो है, ओमेगा टी भी तो है। तो मैं इसी सवाल में आपसे पूछूंगा कि मुझे बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन दिस क्वेश्चन। ठीक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू लुक फॉर दिस टर्म, है ना। वी नो ओमेगा इज विजिबल एज 2π एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, है ना। तो 2π ने 2π को काटा, हेंस t इज एक्चुअली इक्वल टू 1 सेकेंड एंड वी नो v इज इक्वल टू λ/T, लैम्डा इज 2/3/1, यानी कि दिस इज 2/3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आपकी यहाँ पे आ चुकी है। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको कह सकता था, है ना, इफ टेंशन इज इक्वल टू 20 न्यूटन, है ना। इसी इक्वेशन में मैं आपसे पूछ सकता हूँ
कि जो वायर जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है उस वायर की लीनियर मास डेंसिटी म्यू कितना है बताइए। उसी वायर की क्या लीनियर मास डेंसिटी म्यू कितना है बताइए, ये मैं पूछ सकता था। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस चीज को, ध्यान से देखिए। V की वैल्यू 2/3 हो गई है ना, V की वैल्यू 2/3 हो गई। अब ध्यान से देखिए, मैं जानता हूं V इज इक्वल टू √100T/μ, ये बहुत ही पुराना फॉर्मूला है हमारा, बहुत ही पुराना फॉर्मूला है हमारा, विच कैन बी इजिली रिटन एज V² इक्वल टू T, हेंस μ इज इक्वल टू T/V²। ये भी मैं लिख सकता हूँ। इफ टेंशन इज इक्वल टू 20 अपॉन V यानी कि 4 into 9, 4 5s are 20 and 9 5s are 45 kg/m. If everything is in SI unit, then this is the density, linear density of this wire. तो इसी तरीके के सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 2T इक्वेशंस मिलेंगी, लैम्डा निकालने होंगे, आपको वेलोसिटी निकालनी होगी, करना वही है। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कुछ डिफरेंट पार्ट है, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स है यहाँ पे जिनके बारे में आपको थोड़ा सोचना है। जैसे ये वो पॉइंट रहेगा इस पूरे ऑसिलेशन के अंदर, ये वो पॉइंट रहेगा जो जीवन भर किसी भी टाइम पीरियड के लिए जीवन भर चुपचाप रहेगा, ये भी जीवन भर चुपचाप रहेगा। तो ये दोनों जो है आपके नोड्स हो गए। ठीक है, ये वाला जो पार्टिकल है जो सेंटर पे यहाँ पे, ये ऊपर भी टॉप पे जा पा रहा है, ये नीचे भी टॉप पे जा पा रहा है, इनके एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। दीज आर नोड्स एंड दिस इज एंटी नोड। तो अब ध्यान से देखिए, नोड टू नोड के बीच की जो दूरी है वो λ/2 है। ठीक है, बट नोड टू एंटी नोड के बीच की जो दूरी है वो λ/4 है। ठीक है, और भी चीजें आगे आपको बताऊंगा इन्हीं के बारे में नेक्स्ट कमिंग मॉड्यूल के अंदर, इसी से आगे डिस्कस करेंगे और ज्यादा आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक पे इन अवर नेक्स्ट कमिंग मॉड्यूल। ठीक है, चलिए हेलो, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ी और फील करवाता हूँ स्टैंडिंग वेव की। एक बात मैं आपको फिर बता दूं, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एट प्रेजेंट एग्जैक्टली सेम टू सेम जो सामने बोर्ड पे है, ये पोर्शन अगेन इतना डिटेल में हमारे लिए नहीं है, बट फिर से मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए यहाँ पे लूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी चीज को विदाउट फील जो है ना पढ़ें। पेज नंबर 188 आपके मॉड्यूल पे इसी सेक्शन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो मैं उसी का जिक्र यहाँ पे आपके साथ में करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप सब लोग रेडी हैं तो उसी के साथ हम लोग इस चीज को ट्राई करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फील करना कि आखिर स्टैंडिंग वेव क्या है। जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखी है ना, जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखी है जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही लास्ट मॉड्यूल के अंदर, अगर मैं आपसे कहूं कि उस इक्वेशन का जो है फटाफट से स्टैंडिंग वेव ड्रॉ कीजिए, तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम लोगों को थोड़ा सा देखना है एंड ऑब्जर्व करना। ठीक है, मैंने आपके सामने एक स्टैंडिंग वेव का डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, अगर आप देखें तो। ठीक है, दैट स्टैंडिंग वेव, उस स्टैंडिंग वेव को कैसे ऑब्जर्व करना है ये हमें यहाँ पे सीखना है। दिस इज अवर टास्क फॉर द डे, यही हमारा टास्क है फॉर द डे। ठीक, जरा मुझे सोच के बताइए, है ना, जरा मुझे सोच के बताइए, और ये चीज आप खुद अच्छी तरह जानते हैं, है ना। मैं जो इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा, y इज इक्वल टू 2a cos kx sin ओमेगा t, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, आपने 2a cos kx को a न्यू बोला है जस्ट थोड़ी देर पहले, यानी इधर sin ओमेगा t रखा है, sin ओमेगा t रखा है। अब आप सिर्फ ये बताइए कि एट t इक्वल्स टू 0, है ना, एट t इक्वल्स टू 0 इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, है ना। तो आप कहेंगे कि सर थोड़ी देर पहले हमने जो इक्वेशन लिखी थी उसमें t इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0 दोनों करने हैं आपको, है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे तो t इक्वल्स टू 0 जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो sin ओमेगा t क्या हो जाता है, 0। ठीक है, एंड फिर a न्यू चाहे कुछ भी होता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो t इक्वल टू 0 पे है एम्पलीट्यूड 0 है भाई, पूरी की पूरी वेव का, इक्वेशन का। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद ये देखिए कि t इक्वल्स टू T/4 पे क्या होता है ना। इस तरीके से जो है आप कंटिन्यूअसली टेबल ड्रॉ करते जाइए एंड यू विल सी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन दो प्रकार से पढ़ा, एक रिजिड एंड से पढ़ा और एक फ्री एंड से पढ़ा रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक सुपरपोजिशन हम लोगों ने किया एंड यहाँ पे लिखा हुआ था वो फ्री एंड वाला था। पेज 188 पे आपके सामने एक टेबल है, उस टेबल के अंदर फ्री एंड का स्टैंडिंग वेव जनरेट करके दिखा रखा है, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, इतना ही टॉपिक हमारे काम का, इससे ज्यादा है भी नहीं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर चीज को स्किप कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मैंने सोचा मैं आपको बताऊं, है ना।
यहाँ पे थोड़ा सा उन चीजों से अवेयर कराऊं। तो बात सिर्फ इतनी है, स्टैंडिंग वेव कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रिफ्लेक्शन बाय रिजिड एंड ऑल्सो, वो वहां पे हमारे को ऑलरेडी मॉड्यूल में दिया हुआ है, बट मैं उसको नहीं इतना एलेबोरेट करना चाह रहा यहाँ पे क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में नहीं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि देयर आर सेवरल वेव्स इन विच वी कैन राइट अ स्टैंडिंग वेव एंड दीज आर ऑलरेडी रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। दोनों कॉस को पहले कॉस का kx साइन ओमेगा टी, फिर साइन का kx कॉस ओमेगा टी, दे आर पॉसिबल। साइन का kx साइन का ही ओमेगा टी, कॉस का kx कॉस का ही ओमेगा टी। These are the several formats which are possible, है ना। अब इन फॉर्मेट्स में आप आगे की जो टर्म है ना, ये पूरी ये एन्यू लिखेंगे हमेशा, ये आपको अच्छी तरह पता है, और आपको ये भी पता है कि इनकी वैल्यूज वेरी करेंगी बार बार। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप x=0 डालिए, है ना, ए न्यू के अंदर, मैं इसकी बात करता हूँ, है ना, इसके जस्ट बाद ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ए न्यू की बात करता हूँ मैं, ठीक है। जब आप ए न्यू को 2a cos kx लिख रहे हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू जैसे ही आपने डाली 0 तो ए न्यू की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 2a मिली प्लस का, ठीक है। अब आप x की वैल्यू जो है λ/4 डाल के देखिए, ठीक है। तो जैसे ही आप x की वैल्यू λ/4 डालेंगे ना, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। k को मैंने 2π/λ रखा इंटू λ/4, 2 से ये 2 कैंसिल, π/2, क्या ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया? इसका मतलब ये है कि ये जो ए न्यू है ना, ए न्यू वाला जो टर्म है, ये ए न्यू आप कोई भी x डालेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने इस जगह का x का लोकेशन डाला, लेट्स सपोज दिस इज λ/8, मुझे पता चल जाएगा यहाँ वाला जो पार्टिकल है उसका एट प्रेजेंट इस फिक्स्ड टाइम पे कितना एम्पलीट्यूड होगा। तो ए न्यू का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये एम्पलीट्यूड आपको बता सकता है किसी फिक्स्ड x के लिए। मतलब वो आपको ये बता सकता है कि यहाँ पे जो मौजूद पार्टिकल है ना, यहाँ पे जो मौजूद पार्टिकल है इसका एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, ऐसा, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, ये वो आपको बता सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल हमें पता चला x=0 का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 2a है और वो आ गया। देखो आप x=λ/4 का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 0 है, यानी कि ये पार्टिकल कभी नहीं हिलेगा, यानी कि ये पार्टिकल कभी नहीं हिलेगा, ये फिक्स हो गया। तो ये जो लोकेशंस है ना, ये ए न्यू आपको देता है हमेशा। और आगे देखते हैं, चलो, λ/4 प्लस λ/4, क्या यहाँ से ठीक λ/2 दूरी पे जो है ये वाला पॉइंट है, ये एंटी नोड वाला, तो मैं एक बार ये भी डाल के देखता हूँ। तो मैंने x=λ/2 यहाँ पे पुट किया, तो ए न्यू की वैल्यू कितनी आई, 2a cos 2π/λ इंटू λ/2, λ/2 cos π, यानी -2a, यानी कि ये जो ऊपर वाला वेव है वो नीचे जाएगा, है ना। तो ये इमेजिनरी है, थोड़ी देर के लिए मानिए। ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बाद में बताऊंगा, तो ये भी डॉट कर देता हूँ, ये भी डॉट कर देता हूँ, ऐसे। ये ओरिजिनल वेव है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें x=λ/2 पे बताया पार्टिकल नीचे है, तो ये ओरिजिनल वेव ये है आपकी, ये जो यू जा रही है। थोड़ी देर बाद यही वेव जो है आपको उल्टी ऊपर दिखाई देगी और ये ऐसे नीचे दिखाई देगी। तो ऐसा दिखाई देता है कि कोई वेव जो है पहले नीचे थी, फिर ये पार्टिकल्स यूं आते हैं, ऊपर आते हैं, फिर ये ऊपर जाती है यूं, फिर ये वेव वापस प्लेन हो जाती है, फिर ये वापस नीचे जाता है। इसी को बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। रबर बैंड को दोनों हाथ में पकड़ के रखिए, टुम कीजिए, ऊपर नीचे, वही स्टैंडिंग वेव है, ठीक है। आगे बात समझ में, मैं भी बताऊंगा भी इसे एक्सपेरिमेंट करके रबर बैंड के साथ में, ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक, क्लियर है सब बच्चों को, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, अब यानी कि सिर्फ इतना पता चल गया कि ओरिजिन से जो भी x की लोकेशन होगी ना, ये वाला एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड बताने में सक्षम है। ये सिर्फ ये बता सकता है कि उस पार्टिकल ने अपने लाइफ में कितना लंबा, कितना बड़ा एम्पलीट्यूड रख सकता है वो पार्टिकल। अभी तो मैं चलो अच्छी लोकेशंस ले रहा हूँ, ये लोकेशंस ले रहा हूँ जिन पे नोड और एंटी नोड ही होते हैं। आप ऐसे गंदी लोकेशन भी ले सकते हैं, λ/8, कुछ भी यहाँ पे एटपटांग 3 λ/8, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो वैसे, एंड आपको उस जगह के पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा। अब होता क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बगल में जो भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल बेचारा जो SHM कर रहा है वो इतना छोटा ही कर रहा है, ध्यान से देखो, इतना छोटा सा, ठीक है। इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यही है इस पार्टिकल का। यहाँ वाला जो पार्टिकल है इसका SHM इतना बड़ा हो रहा है, ये इतना लंबा SHM हो रहा है इस पार्टिकल का। ये वो रियल पार्टिकल है जो सबसे बड़ा SHM कर रहा है इस पूरी जर्नी के अंदर। फिर ऑब्वियसली ये वाला भी कर रहा है जो यहाँ पे रखा हुआ है, एंड ये वाला भी कर रहा है जो यहाँ पे रखा हुआ है, बट बाकी इसके जस्ट बगल वाले एडजेसेंट पार्टिकल जो है उनका SHM छोटा छोटा है। छोटा से मतलब एम्पलीट्यूड छोटा है, ये समझना। बट टाइम सबका सेम, क्योंकि सब एक साथ
मीन पोजीशन पे आ रहे हैं और सभी एक साथ फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ए न्यू के पीछे जो टर्म है साइन ओमेगा टी, ध्यान से देखो, आगे दिखाता हूं, हमारी इक्वेशन बनी ए न्यू साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन बनी हमारी, ये इक्वेशन बनी हमारी। सुनना ध्यान से, इफ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस पार्टिकल विच इज एट एक्स इक्वल टू 0, इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो इस पार्टिकल के लिए मैं लिख सकता हूं, ये है हमारी इक्वेशन, मैंने यहाँ पे पीछे लिख दिया एट एक्स इक्वल टू 0। सिर्फ और सिर्फ फील लाने के लिए बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई भी एडवांटेज नहीं, क्योंकि ये कोर्स का पार्ट ज्यादा है ही नहीं, है ना, इतना डिटेल में तो आएगा ही नहीं, बट ये सिर्फ मैं अपने लेवल पे आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाकी नर्चर की तरह, मतलब हम लोग हमेशा 11th के जितने भी बच्चों से मिलते हैं, जितने भी काउंसलिंग करते हैं, सबको यही नहीं फील होता कि स्टैंडिंग वेव क्या होती है, अक्सर सब जगह पे स्किप करा दिया जाता है, कहा इतना नहीं आता है ऐसे कर, ठीक है। तो सिर्फ इतना सोचिए, एट एक्स इक्वल टू 0 वाला जो पार्टिकल है उसकी एसएचएम की इक्वेशन ये है, तो टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे है ना, ध्यान से देखो, ओमेगा को पहले 2 पावर कैपिटल टी लिखा करते थे, आज भी लिखेंगे, जैसे ही ओमेगा टी की वैल्यू 90 हो जाएगी, यानी कि कैपिटल टाइम पीरियड हो जाएगा t/4, ये मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा ऊपर, फिर उसके बाद वापस यहाँ आएगा t/2 पे और फिर वापस नीचे चला जाएगा। पूरा का पूरा प्रोसेस सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले एम्पलीट्यूड ए होता था और आज एम्पलीट्यूड 2 है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस, ओनली एंड ओनली, ठीक है। तो वही एसएचएम है, वही सब कुछ है, बट काफी सारे पार्टिकल हैं, उन सभी का एम्पलीट्यूड अलग अलग है और उनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जानने का एक ही तरीका है, उनकी लोकेशन डालो, एक्स डालो और आप एम्पलीट्यूड ऑब्टेन कर लो। दिस इज हाउ अ स्टैंडिंग वेव वर्क। एम आई क्लियर? मुझे लगता है इसके ऊपर काफी ज्यादा डिटेल पे डिस्कशन अब कर लिया है हमने और ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, बस इतना से ही रखेंगे, है ना। मैं नहीं चाहता कि ओवरबर्डन भी अगर आप फील करो मेरी वजह से, तो वो बहुत गलत हो जाएगा, है ना। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो डेफिनेटली प्लीज यू आर फील फ्री टू कॉल, है ना, और डिस्कस कर सकते हो उसके बारे में, बट जस्ट मैसेज कर दे मुझे कि हमें करना है, तो बिकॉज कई बार कन्वर्सेशंस लंबे करने का वक्त थोड़ा डिफरेंट होता है ना, इसलिए। अब मैं आपको थोड़ा सा ये फील कराना चाहता हूँ कि जैसे सपोज ये वेव है ना, t इक्वल टू 0 पे कोई वेव इस फॉर्मेट में है। अब इन सारे पार्टिकल्स का इसको छोड़ के मैंने ये डिजाइन बना रखी है, इसी को देख लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो वेव है ये इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ में है और हम इस वक्त पे 0 से t/4 के अंदर के जोन में है, ठीक है। ये सारे पार्टिकल जो है मीन पोजीशन पे जाना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपके पीछे साइन का फंक्शन है ना बेटा, है ना, अगर आपके पीछे साइन का फंक्शन है तो आप इस चीज को समझना कि t इक्वल टू 0 पे सारे के सारे पार्टिकल 0, है ना। तो ये जो डायग्राम है ना और ये जो डायग्राम है ये पीछे साइन कॉस ओमेगा टी के फंक्शन में ही हो सकता है, ये याद रखिए, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये कॉस ओमेगा टी के फंक्शन में ही हो सकता है। अब चलिए, हाँ मैं कुछ बता रहा था, एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल मैक्सिमम पे है, यानी कि पीछे कॉस ओमेगा टी का फंक्शन होगा, है ना। अब चलिए, हाँ यस, तो अब t, ये सारे पार्टिकल ध्यान से देखो, ये पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहे हैं, ये पार्टिकल नीचे आना चाह रहे हैं। आपको मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था स्टैंडिंग वेव के अंदर कि ये वाले पार्टिकल जो पहले लूप में होते हैं एंड दूसरे वाले पार्टिकल जो दूसरे लूप में होते हैं, यानी कि नोड के आजू बाजू के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन अपोजिट फेज, तो ये अपोजिट फेज का एग्जाम्पल। सिमिलरली ये जो नोड है इसके आजू बाजू के पार्टिकल्स भी देखेंगे, दे आर ऑलवेज इन अपोजिट फेज। फिर जब t इक्वल्स टू t/4 का इंस्टेंट आएगा, सारे के सारे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे है एंड ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल और कुछ नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो डायग्राम आपको देखने को मिलेगा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, वही ऐसे जो ऊपर की फोटोग्राफ है वही आ जाएगी। अब ये जो टाइम है ये होगा आपका t/4 से 3t/4, है ना, और ये पार्टिकल अब नीचे उतरना चाह रहे होंगे, तो ये पार्टिकल फिर ऊपर आना चाह रहे होंगे ऐसे, ये नीचे उतरना चाह रहे ऐसे। तो अगेन आप देखेंगे हमेशा अपनी पूरी इंटायर 0 से t के टाइम पीरियड के अंदर इनकी दास्तां कुछ इस तरीके की रहती है, दे आर ऑलवेज इन अपोजिट फेज। हाँ, अगर मैं बात करूं इसी पूरी लूप में सारे पार्टिकल्स के बारे में, तो दीज आर ऑलवेज मूविंग टुगेदर इन द सेम फेज। तो दो नोड के बीच के जो पार्टिकल्स है दे आर ऑलवेज मूविंग इन द सेम फेज, सेम डायरेक्शन। बट इफ वी टॉक अबाउट नोड के आजू बाजू के पार्टिकल्स, दे आर ऑलवेज इन द अपोजिट फेज। तो ये एक फील आपको यहाँ पे दिलानी थी, ठीक है। इन दो चीजों के कारण जो है मैंने थोड़ा सा आपका पार्ट खींचा और लेंथ बढ़ाई इस पर्टिकुलर वीडियो की। थोड़ा काम का है, इतना काम का नहीं है। अभी भी किसी को तकलीफ आती हो तो आप फ्री हैं, है ना, छोड़ने के लिए। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं सो दैट आपको भी फील हो जाए कि कैसे बनाया जाता है। ये दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इनके अंदर हमसे कहा गया है कि इनकी डिजाइन को देखते हुए, है ना, आपको इनकी डिजाइन दिख रही होगी वेव की,
है ना। इनकी डिजाइन को देखते हुए आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि इसकी वेव इक्वेशन क्या होगी, है ना। मैं ऑप्शनल छोड़ रहा हूँ इन क्वेश्चंस को हर बार की तरह, है ना। ऑप्शनल सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारे पार्ट पे नहीं है, बट आप में से कई लोग जो इंटरेस्टेड हैं, जिनका कंटिन्यूसली रिप्लाई आता रहता है हर क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म में, काफी ऐसे बच्चे हैं, तो अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इनका सॉल्यूशन मुझे भेजेंगे तो ही मैं आपको आंसर भेजूंगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो मैं वेट करूंगा कितने लोग जो है इसको करते हैं और कितने लोग जो है इसका आंसर भेजते हैं, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ जो पार्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पे, है ना। और वो क्या है, वो है स्टैंडिंग वेव का आखिर एप्लीकेशन क्या है, जिस वजह से आपने इतना टाइम सर हमारे को इसके बारे में बताया और फील कराया, ठीक है। तो मैं स्टैंडिंग वेव की फील आपको फटाफट से बता देता हूँ, ठीक है, कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है और ये किस तरीके से अपने काम आ सकता है, ठीक है। रेडी है सब लोग। अब होता क्या है, सबसे पहले आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ गिटार ओनली बच्चों, ठीक है। मैं सबसे पहले जो एग्जाम्पल यहाँ पे लूंगा किसका लूंगा, गिटार का ही लूंगा। तो चलिए गिटार से ही शुरू किया जाए, एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर एक पार्ट पे हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर चल रहे हैं, है ना, स्ट्रिंग वेव्स में ही चल रहे हैं। स्ट्रिंग वेव्स में अपना जो बेस्ट मुझे जो लगता है वो आपका या तो गिटार हो सकता है या फिर वायलिन हो सकता है। ये चीजें हैं, यही इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा कॉमनली ऑब्जर्व किए हुए हैं। तो करूंगा वही, यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट लगा दूंगा, यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट लगा दूंगा, एंड इन दोनों के बीच में एक वायर को बांध दूंगा, है ना। वायर को कुछ इस तरीके से बांधूंगा कि इसके अंदर जो टेंशन है वो टी होगा, है ना। वायर को कुछ इस तरीके से बांधूंगा कि इसमें जो टेंशन होगा टी होगा, ये मैं लिख दूंगा, टेंशन इज इक्वल टू टी, है ना। लीनियर मास डेंसिटी इज म्यू, पहले की तरह। डेफिनेटली वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है अंडर रूट ऑफ आप टी बाय म्यू लिख सकते हैं, नो डाउट्स, ठीक है। आप इसे यूं लिख सकते हैं, ये ठीक है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, ये इसका एक्सप्रेशन है, पहले से ये अपन जानते हैं। जो स्टैंडिंग वेव हम इसमें बना सकते हैं सबसे पहले, है ना, स्टैंडिंग वेव केस वन पॉसिबल इज, ठीक है। एग्जाम्पल में गिटार लिख देना है, आपको फील आता रहेगा इस चीज से हमेशा, ठीक है। स्टैंडिंग वेव केस वन पॉसिबल इज, ये फिक्स्ड एंड्स हैं, ये आपका ओरिजिनल वायर था, सपोर्ट्स थे, ये यूं घूमा और ये यूं घूमा, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये ऊपर भी जाएगा, फिर नीचे भी जाएगा, फिर ऊपर भी जाएगा, फिर नीचे भी जाएगा, फिर ऊपर भी जाएगा, फिर नीचे भी जाएगा, ऐसे ऐसे ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है, इस तरीके से ये ऑसिलेट करेगा, है ना। ये है इसकी स्टैंडिंग वेव, है ना, यानी कि सिंगल लूप, है ना। तो अगर वन लूप है यहाँ पे, फॉर वन लूप, इफ देयर इज वन लूप, है ना, तो मुझे ध्यान से देख के ये बताइए, फॉर वन लूप कैन आई से लेंथ एल, ये भी नोड है, ये भी नोड है, कैन आई से लेंथ एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, बिकॉज जो भी लेंथ यहाँ पे रखी थी अपन ने एल लेंथ, क्या वो लेंथ जो है नोड और नोड के बीच की दूरी है, तो लैम्डा बाई 2 हो गया, ठीक है। तो अगर ये लैम्डा बाई 2 हो गया, देन आई कैन से लैम्डा इज इक्वल टू 2L कह सकता हूँ, है ना। क्या मैं जानता हूँ कि अच्छा, अब मुझे जो चाहिए साउंड के लिए वो चाहिए फ्रीक्वेंसी, मुझे जो चाहिए साउंड के लिए वो क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, ये हम जानते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू V अपॉन लैम्डा, क्या मैं लिख सकता हूँ 1/2L, V की वैल्यू रूट अंडर T अपॉन म्यू। तो ये हमारी जो है फ्रीक्वेंसी है इस पर्टिकुलर केस में। तो जब कभी भी आप गिटार को या रबर बैंड को सीधे ट्रिंग करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। इसके नीचे 2-3 लाइनें छोड़ देना, फिर केस 2 लिखना, क्योंकि मैं उसमें कुछ लिखवाऊंगा लास्ट, केस 2, ठीक है, जो पॉसिबल है। नेक्स्ट केस 2 जो है उसमें छोटा सा एडिशन में ये ला सकता हूँ कि बीच में मैंने कोई जॉइंट लगा दिया, तो अब क्या होगा कि ये वेव यूं जाएगा, एंड इसी का दूसरा स्टैंडिंग वेव यूं हो सकता है। मैंने एक टाइम पे ये फोटो खींच गया, दूसरे टाइम पे ये फोटो खींच गया, ऐसा। और शुरुआत में तो ये खैर ऐसा था ही, ये हमें पता ही है, ठीक है। अब वायर तो सेम लेंथ का है जितना पहले था, है ना। ये कब हो सकता है, जब किसी ने बीच में उंगली रख दी और आपने गिटार टिंग बजाया, ऐसे, जो जब अपन ऐसे करते हैं, हाथ प्रेस करते हैं और टिंग करते हैं, तब ऐसी सिचुएशन आती है। तो ऐसे में जो डिस्टेंस है, नाउ नोड एंड नोड, देयर आर टोटल 3 नोड्स विजिबल, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2, तो आई कैन से देयर आर 2 लूप्स मतलब 2 इंटू लैम्डा बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू L। ऐसे ही लिखोगे आप, इसे कैंसिल मत करना 2 को 2 से, है ना। हेंस आई कैन से लैम्डा कैन बी रिटन एज 2L अपॉन 2, हेंस लैम्डा कैन बी रिटन एज 2L अपॉन 2। Now,
फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज व्हाट, 2/2L अंडर रूट ऑफ 2/2L अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू। ठीक है, ऐसे ये केस 2 आ गया आपका, इसके नीचे भी 3 लाइन छोड़ देना। ठीक है, केस 3 ऐसे करते जाए, काम अभी आगे बताऊंगा क्या करना है इन सारे केसेस का। केस 3 में फिर वही है, इस बार लूप 3 हो जाएंगे, 1 2 3 है ना, 3 लैम्डा है यहाँ पे। ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूँ 3 लूप्स एंड हेंस 3 इंटू लैम्डा बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू L। ध्यान से देखिए, आप समझ ही गए होगे क्या करना है फिर से। इसके बाद लास्ट केस बनाएंगे व्हेन देयर आर n लूप्स, है ना, सिर्फ और सिर्फ इतना करेंगे एंड देन वी विल फिनिश इट। आज गिटार फिनिश कर दिया अपन ने। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसका एक एप्लीकेशन आपको करा दूंगा सो दैट कि आपको ये फील दिला सकूं कि स्टैंडिंग वेव आप क्यों पढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए, है ना। अदरवाइज आप आज थोड़ा सा अपसेट रहते इस चीज को लेके कि क्या स्टैंडिंग वेव होता है। लैम्डा की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी दैट विल बी 2L/3। हेंस आई कैन से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L, नहीं सॉरी 3/2L रूट अंडर T/μ। ठीक है, लास्ट केस 4 फिनिश करते हैं। हमें ये पता चल चुका है अब यहाँ पे, एक लूप होता है तो ऊपर 1 आता है, 2 लूप होता है तो ऊपर 2 आता है, 3 लूप होता है तो ऊपर 3 आता है। तो अगर n लूप होगा तो कितना आएगा, ये आप अब कर सकते हो। नहीं, मुझे लगता है अभी आप कर पाओगे। तो इफ देयर आर n लूप्स देन वी कैन से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n/2L रूट अंडर T/μ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए फ्रीक्वेंसी किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। जो म्यूजिशियन है हम में से, जो गिटार को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर चुके हैं, वो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं इस चीज को। कितने नंबर ऑफ लूप आप बना रहे हैं उस पे, क्या टेंशन उस वायर में आपने रखी है, उस पे फ्रीक्वेंसी जो बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, बीट बन रही है, उस पे डिपेंड करता है। एंड जो मोटा वायर या पतला वायर आपने प्लग किया है, बजाया है, उस पे डिपेंड करती है ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस कदर जो है ये आपको समझना है। ठीक है, दिस इज इट, यही है बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे इतना स्ट्रेच करके रुके थे। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने आपसे जो 3 लाइनें छुड़वाई हैं उनका लॉजिक क्या है, थोड़ा वो भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, बेसिकली क्या है कि जो भी साउंड अभी अपन पढ़ रहे हैं, जो इनके थ्रू बन रही है, इन साउंड के अंदर एक फंडामेंटल साउंड होती है आपकी। क्या होती है? एक फंडामेंटल साउंड होती है आपकी, जैसे हम कहते हैं ये, जिसमें इनिशियली आपने स्टडी किया सिंगल लूप वाली जो साउंड होगी दैट विल बी योर फंडामेंटल साउंड। ये हमारी फंडामेंटल साउंड है। तो आप इसको फटाफट से लिखें, दिस इज अवर फंडामेंटल साउंड। एंड केस 1 में लिखें, इट इज अवर फंडामेंटल साउंड एंड फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। इट इज अवर फंडामेंटल साउंड एंड इट इज फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। केस 2 के नीचे लिखें, जो लाइन छोड़ी हम लोगों ने, इट इज अवर सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। इट इज अवर सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट ओवरटोन। सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट ओवरटोन। केस 3 के अंदर लिखें, इट इज अवर थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी एंड सेकेंड ओवरटोन। एंड सेकेंड ओवरटोन लिखा। ठीक है, अब इस चीज को समझो कि हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है और हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है और ओवरटोन क्या होता है। क्योंकि पता है क्वेश्चन वाले क्या करेंगे, केस 1 केस 2 केस 3 नहीं लिखेंगे वो लोग। वो आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि बताइए ये वायर है फलाना, इसका लेंथ इतना है और ये अपनी थर्ड ओवरटोन की स्टेज में है, आप बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो मैं आपको बहुत एक सटीक तरीका बताता हूँ, आप आराम से क्रैक कर लेंगे उस चीज को। पहली चीज तो, अगर एक लूप होता है तो पहली हार्मोनिक होती है। तो हार्मोनिक इज, नीचे शॉर्ट में लिख लें, हार्मोनिक इज बेसिकली काउंट ऑफ लूप्स, है ना। हार्मोनिक इज बेसिकली काउंट ऑफ लूप्स, है ना, शॉर्टकट में लिख लीजिएगा, ट्रिक है। एक लूप है तो फर्स्ट हार्मोनिक है, 2 लूप है तो सेकंड हार्मोनिक है, 3 लूप है तो थर्ड हार्मोनिक है, n लूप्स है तो nth हार्मोनिक है। ठीक है, इस चीज का याद रखिएगा। अब बात करते हैं ओवरटोन की। नाम बताता है ओवरटोन, यानी कि टोन से ऊपर ओवर कितना हुआ। यहाँ पे एक था, ये फंडामेंटल था, फंडामेंटल से ऊपर जितने लूप बनते हैं ना वो ओवरटोन में कहलाते। इसमें एक लूप एक्स्ट्रा है फंडामेंटल से तो पहला ओवरटोन। ठीक है, तो ओवरटोन में लिखिए, नंबर ऑफ लूप्स एक्सीडिंग द फंडामेंटल कंडीशन। नंबर ऑफ लूप्स एक्सीडिंग द फंडामेंटल कंडीशन इज बेसिकली ओवरटोन। तो यहाँ पे एक लूप एक्सीड कर रहा है तो फर्स्ट ओवरटोन, यहाँ पे 2 लूप्स एक्सीड कर रहे हैं तो सेकंड ओवरटोन, यहाँ पे इस nth केस में कितने लूप एक्सीड कर रहे हैं, n-1, तो n-1th ओवरटोन, ऐसे। ठीक है, तो ये लॉजिक है ओवरटोन का। ठीक है,
इस तरीके से जो है आपको इनको क्लियर आउट करना हो, ठीक है। आई होप ये पर्टिकुलर सेशन अपना आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। आपको पूरी जी जान लगा देनी है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि कहीं से कहीं तक भी आपको इस चीज के फील से आप अनअवेयर न रहें, और आगे भी कोशिश करता रहूंगा। ये पहला एग्जाम्पल था हमारा स्ट्रिंग वेव का। इसके जस्ट बाद जो हम लोग यूज करेंगे इट विल बी ऑर्गन 5, है ना। जल तरंग हमारे सिलेबस में नहीं है, बट रेजोनेंस ट्यूब है, जल तरंग के जैसे ही काम करता है। मैं आपको वो भी बताऊंगा, सो दैट आप अपने घर पे भी ये एक्टिविटी कर सकेंगे, ठीक है। ये थोड़ा जिनके पास गिटार है ये वही लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट पानी वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो सब लोग कर पाएंगे, है ना। तो वो हम लोग नेक्स्ट कमिंग मॉड्यूल में पक्के से कर लेंगे, ठीक है।